प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए जो है क्लास 12 की फिजिक्स की तरह तैयारी कराई जा रही है। और सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान देंगे, उसके बाद से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए भिन्न भिन्न सेटों में जो है अलग अलग तरह के प्रश्न के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। ये पहला सेट है, सेट 1 है, और इस सेट 1 में जो है हम लोग कुछ प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं और पहले अध्याय से यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या करता है बच्चों। आप प्रश्न जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व करते हो तो आप केवल एक ही प्रश्न पर विचार मत कीजिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत कीजिए। आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नहीं, आप 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके अंदर आएगा और आप फिजिक्स में बेहतर कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, 2 स्फीयर से ए एंड बी, 2 स्फीयर है ए और बी हैविंग सेम मास, दोनों स्फीयर का जो है मास सेम है, आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सपोज कीजिए ये हम लोग जो है यहाँ पर स्फीयर ए ले लिए एंड दिस इज द सेकेंड स्फीयर बी। मास ऑफ स्फीयर ए एंड मास ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल, दोनों का जो है मास सेम है और स्फीयर ए पर और स्फीयर बी पर जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नहीं, ये प्रश्न बोला जा रहा है। तो इनके मास किस तरह से अफेक्टेड होंगे उसके बारे में जानकारी हम लोग को देनी है और ये 4 ऑप्शन दिए हुआ है। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आएगा। तो किसी भी कोई भी बॉडी जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन तब होता है जब बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। तो जब बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी, हटेगी, तब इस बॉडी पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसका मतलब कुछ मास रिमूव हो रहा है। इस तरह से जब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सेकेंड केस में देखिए, अगर कोई बॉडी है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी, जब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। तो एक्सेस होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि मास आ रहा है। तो जब मास आएगा इसका मतलब है इसका मास क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इस बॉडी पर यानी कि स्फीयर ए पर पॉजिटिव चार्ज आया है यानी कि इसका मास कम होगा। और जो दूसरा वाला बॉडी है स्फीयर बी है, इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिफिकेशन है, इट मींस इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब है इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ स्फीयर बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ स्फीयर ए, हेंस राइट आंसर विल बी सी। बी का मास ज्यादा होगा और ए का मास कम होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। तो इस तरह के प्रश्न को आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न तरह के जो है डिफरेंट तरह के मीडियम के बारे में हम लोग आपको जानकारी देते हैं। जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ये 1.0054 होता है और वैक्यूम के लिए जो है ये वैल्यू होता है 1। वाटर के केस में जो है ये वैल्यू होता है 80 और एंड मेटर के लिए जो है ये वैल्यू होता है इंफिनिटी। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, हमेशा 1 से कम कभी भी नहीं होगा, यानी कि लेस देन 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है, 1 से अधिक होगा। सबसे कम जो है ये वैक्यूम का होता है और एयर का उसी के पास में है, क्लोज में है।
बाकी जितने भी मीडियम है सभी के जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगे। इस तरह से मेटल के लिए जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि एयर के लिए 1 पॉइंट देख रहे हैं आप, ये होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, 0 हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी है, तो ये वैक्यूम के लिए है और मेटल के लिए पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर मेटल के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम। तो आप एक चार्ज यहाँ ले लीजिए, ये हो गया 10 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज ले लिए माइनस 5 माइक्रोकूलम एंड बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर इन एयर। एयर में 1 मीटर से ये एक दूसरे के दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई वन ऑन द अदर, यानी कि एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है और दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो क्या हुआ वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये चार्ज इस पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज भी इस पर जो है उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। इट मीन से दोनों चार्ज पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू द F21, यानी कि 10 माइक्रोकूलम पर चार्ज पर जो है इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा और माइनस 5 माइक्रोकूलम पर जो है इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होता है और इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन भले ऑपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल इक्वल होता है। तो जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब दोनों फोर्स का रेशियो निकालना है, यानी कि F12 अपॉन F21। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और जब इक्वल में इक्वल से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/1। इट मीन्स 1:1। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, ये चार्ज का वैल्यू हम लोग का कुछ भी हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों इक्वल हो या ना हो, दोनों चार्ज पर जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसलिए रेशियो जो है दोनों फोर्स का 1:1 होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, यानी कि Q1 प्लस Q2 0 है, तो ये क्या बोलता है, क्या कहता है, ये क्या बतलाता है। तो देखिए बच्चों, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि दोनों चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए दोनों चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और दोनों चार्ज पॉजिटिव ही नहीं होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। अब थर्ड ऑप्शन पर देखिए, वन चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज जो है आपका नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, तब दोनों का जो सम होगा, एडिशन होगा, ये 0 हो सकता है तब जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो। इट मीन्स Q1 और Q2 चार्ज में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए, बट नेचर जो है ऑपोजिट होना चाहिए। नेचर का मतलब है एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। इस कंडीशन में Q1 प्लस Q2 0 होगा। देयरफॉर राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे व्हिच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए कि ये चार्ज हम लोग Q1 में लेते हैं एंड सेकंड चार्ज इज Q2। तो दोनों चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस पर जो है ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम लोग लिखते होंगे यहाँ पर F12, और ये चार्ज जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो हम लोग लिखेंगे F21। देख रहे हैं, और इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल पर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस तरह से ये जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस लॉ का फॉलो करेगा न्यूटन के,
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट मीन्स both forces are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, right answer will be C. Now next question is electric force is a central force, conservative force, central as well as conservative force. No. तो दो चार्ज ले लीजिए. This is the charge Q1 and this is the charge Q2. ये जो डिस्टेंस हम लोग देते हैं दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इस चार्ज के सेंटर और इस चार्ज के सेंटर से लिया जाता है. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इट मींस द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों तरह का है, सेंट्रल फोर्स भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है. तो राइट आंसर हो जाएगा सी. इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स. आंसर इज सी. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है. तो दोनों चार्ज के बीच नेचर ऑफ फोर्स हम लोग को निकालना है. नेचर ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स एट्रैक्टिव नेचर को होगा कि रिपल्सिव नेचर को होगा, ये बतलाना है. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0. तो ये हम लोग आप थिंक कीजिए कि Q1 Q2 यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो है कब कब 0 हो सकता है. आप लीजिए Q1 अगर पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो और इनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव ही मिलेगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है. अब हम लोग Q1 को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं और Q2 को भी नेगेटिव लेते हैं. अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज का कुछ भी नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है. अगर आप मान लीजिए Q1 को आप पॉजिटिव ले लीजिए और Q2 को नेगेटिव ले लेते हैं. अब इनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा प्रोडक्ट. इट मींस ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, यानी कि इसको फॉलो नहीं करेगा. या यह भी हो सकता है Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो, फिर से इनका प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है. सेटिस्फाई ये दो कंडीशन में करता है, दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो. इस कंडीशन में चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वह ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. इट मींस जब हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज का नेचर यहाँ पर सेम है. यहाँ पर भी दोनों चार्ज का नेचर सेम है. जब सेम चार्ज होता है तब रिपल्सन होता है और ऑपोजिट चार्ज होता है तो एट्रैक्शन होता है. इट मींस दोनों चार्ज सेम है, यहाँ पर भी दोनों चार्ज सेम है. देयरफॉर द नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव, यानी कि फोर्स का जो नेचर होगा रिपल्सिव नेचर का होगा. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस. नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा. तो देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर चार्ज का वैल्यू निकालना है. तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है. इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी आल्सो 7, ये भी 7 हो जाएगा. और न्यूक्लियस पर जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है. इट मींस एक प्रोटॉन पर जो चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और ऐसे कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है. टोटल चार्ज हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो राइट आंसर हो जाएगा डी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा.
तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। ये कूलम्ब्स फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका डायमेंशन निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर लाएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई और F इधर चला जाएगा, F नीचे ला दिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब डायमेंशन लिखना रहता है तो हम लोग बिग ब्रैकेट देते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और इस तरफ भी दे देंगे हम लोग 1/4 पाई और ये हो जाएगा F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये चार्ज है और चार्ज के लिए डायमेंशन होता है AT, और ये Q2 भी चार्ज है तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा AT अपॉन 4 पाई। ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन ये होगा F का डायमेंशन m l t के पावर -2 और ये R स्क्वायर है तो R स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। तो इस तरह से ये AT को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन यहाँ देखिए m l t रेज टू द पावर -2 है तो L इंटू L स्क्वायर, तो L की हो जाएगा, आप यहाँ लिख पाएंगे m L Q T -2 हो जाएगा, इट मीन्स T रेज टू द पावर -2, और ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए। अब ये सब जो नीचे वाला है इसको हम लोग ऊपर लाएंगे, लिखेंगे ये हो जाएगा m रेज टू द पावर -1, ये L ऊपर जाएगा L रेज टू द पावर -3 और ये T ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा T रेज टू द पावर 2, और पहले से ये रेज टू द पावर 2 है, ये T रेज टू द पावर 4 हो जाएगा और ये A स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग यहाँ पर निकाल पाते हैं। तो आप देखिएगा ये ऑप्शन में जो है ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी द चार्ज ऑन इट क्या होगा, यानी कि बॉडी पर चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, जब कोई एक न्यूट्रल बॉडी है और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बॉडी पर जो है कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज आएगा, यानी कि बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम लोग यह समझ गए कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, और 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है, इट मींस n का ये वैल्यू दिया गया है, n मींस n इक्वल टू 10⁻19 हो जाएगा। और चार्ज का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे Q इक्वल टू Na। आप प्लस दीजिए चाहे ना दीजिए, ये तो पॉजिटिव ही है। इस तरह से Q इक्वल टू n, तो n का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 10⁻19 n2, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज का वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 1.6 कूलम। आगे में पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं है साइन, तो ये पॉजिटिव ही है, देयरफॉर राइट आंसर विल बी B 1.6 कूलम।